आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 5 जिसका नाम है योगा। आज हम इस चैप्टर के देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके टर्म 2 के लिए बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। इससे पहले आपका चैप्टर 4 है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डाल चुके हैं चैनल पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर आप देख सकते हो। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज को जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि योग के महत्व पर प्रकाश डालिए, यानी आपको बताना है कि जो योग है उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। ठीक है, आपको ये बताना है, यानी आपको योग के महत्व पर प्रकाश डालना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर और समझते हैं। तो पहला आप क्या लिख सकते हो योग के महत्व में कि तनाव में कमी करता है, यानी जो योग होता है वो तनाव में कमी करता है। जो हमारी टेंशन होती है उसको कम कौन करता है? योग। ठीक है, अगर आप लिख सकते हो एकाग्रता में वृद्धि करता है, यानी अगर आप नियमित तौर पर योग कर रहे हो तो उससे क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन पावर होती है उसमें क्या है? वृद्धि होती है, यानी आपकी एकाग्रता में वृद्धि होती है। ठीक है, यानी आप किसी काम को भी फुल कंसंट्रेशन के साथ कर सकते हो। ठीक है, अगला है आपको श्वसन अंगों को शुद्ध करता है। ठीक है, अगला आप लिख सकते हो कि शरीर को आराम देता है। ठीक है, अगर आप योग करते हो तो आपको क्या शरीर को बहुत रिलैक्स फील होता है। ठीक है, ये आप खुद भी जानते हो। और अगला आप लिख सकते हो कि शरीर को अच्छा आकार देता है। उसके बाद आप लिख सकते हो कि विभिन्न बीमारियों को दूर करता है। आपने बहुत लोगों के मुंह से भी सुना होगा, अगर आप नियमित तौर पर योग करते हो तो आपको क्या रोग मुक्त रहोगे। ठीक है, अगला आप लिख सकते हो कि मोटापा घटाता है कौन? योग। ठीक है, अगला है स्वास्थ्य सुधारता है, यानी जो योग है अगर आप योग करते हो तो आपका क्या स्वास्थ्य ठीक रहता है। सीधी सी बात है, अगर आप योग करते हो तो आप बीमारी से दूर रहते हो। अगर आप बीमारी से दूर रहोगे तो आपका क्या है? स्वास्थ्य क्या ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला आप लिख सकते हो 9वां पॉइंट की लचक बढ़ाता है, यानी आप योग करते हो तो योग के अंदर क्या बहुत सारे आसन आते हैं जिनके क्या अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। तो उससे का जो योग होता है उसके अंदर क्या लचक बढ़ती है, यानी उसको करने से हमारी लचक बढ़ती है। ठीक है, अगला आप एंड लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हो कि शारीरिक मुद्रा को ठीक रखता है। ठीक है, यानी जो शरीर का आकार होता है उसको क्या एक ठीक ढंग से बैलेंस करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि आसन और प्राणायाम में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप इस क्वेश्चन को लिख के ले लीजिए, आपका जो फाइनल पेपर होगा आपका उसमें भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको जो DOA की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर रिलीज किया गया है उसमें भी ये क्वेश्चन डाला गया है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आसन और प्राणायाम में क्या अंतर होता है। ठीक है, वो आपको पता भी होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो अभी आप जान लो। तो देखते हैं इसका आंसर और समझते हैं। तो देखते पहले आसन को। तो पतंजलि के अनुसार आसन का अर्थ होता है स्थिर सुख आसनम। ठीक है, अर्थात लंबे समय तक सुख पूर्वक बैठने की स्थिति को आसन कहते हैं, यानी कि लंबे समय तक किसी एक जगह पर शांति से बैठने की स्थिति को हम क्या कहते हैं? आसन कहते हैं। ठीक है, यानी बिना किसी डिस्टर्बेंस के अगर आप एक जगह पर लंबे समय तक बैठे हो शांति से, उसको हम क्या कहेंगे? आसन कहेंगे। ठीक है, अब अगली बात हम करें प्राणायाम की। तो प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है? प्राण, दूसरा है आयाम। और जो प्राण का अर्थ होता है वो होता है जीवन ऊर्जा। ठीक है, और आयाम का अर्थ है नियंत्रण, यानी कि श्वास व प्रश्वास पर नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है? प्राणायाम कहलाता है। ठीक है, अब जीवन ऊर्जा मतलब आप समझ सकते हो जो आपकी ऑक्सीजन है, जो सांस है, उस पर अगर आप नियंत्रण कर रहे हो, नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है? प्राणायाम कहलाता है। ठीक है, यानी आपकी श्वास पर नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है? प्राणायाम कहलाता है। ठीक है, अब अगला जो आपका क्वेश्चन है कि प्राणायाम करने की प्रक्रिया को समझाइए, यानी को बताना जो प्राणायाम होता है उसकी विधि क्या है करने की, उसकी प्रक्रिया क्या है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो देखते हैं कि प्राणायाम को किस तरीके से किया जा सकता है। तो प्राणायाम करने की 3 विधि होती है। ठीक है, यानी 3 चरण इसके होते हैं। तो पहला क्या होता है? पहले चरण को हम कहते हैं पूरक, जिसमें हम क्या करते हैं? श्वास को अंदर लेते हैं। अब दूसरा होता है कुंभक, जिसके अंदर हम श्वास को अंदर रोकते हैं। पहले हमने क्या कहा? पूरक में हम क्या करते हैं? श्वास को अंदर लेते हैं। फिर कुंभक में हम क्या करते हैं? सांस को अंदर रोकते हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए। और इसका जो लास्ट चरण है अगला, यानी तीसरा चरण है, वो है रेचक, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? सांस को छोड़ते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि पहले चरण में सांस लेना, दूसरे चरण में अंदर रोकना सांस को, और लास्ट चरण में सांस को छोड़ना। ठीक है, इसको ये क्या कहलाता है? प्राणायाम कहलाता है। यानी इसकी जो विधि है प्राणायाम की, ये 3, यानी इसको जो चरण होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, पूरक, कुंभक और रेचक। क्लियर यहाँ तक समझ गए इसको? अगर कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगर फिर भी कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है कि आसन के प्रकारों का वर्णन कीजिए, यानी आपको बताना है कि जो आसन है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको उसका वर्णन करना है। तो आसन है आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं?
पहला होता है ध्यानात्मक आसन, ठीक है, दूसरा होता है आपका सुधारात्मक आसन, और तीसरा होता है आपका विश्रामात्मक आसन, ठीक है। एक और इनके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो पहला क्या बताया मैंने आपको, ध्यानात्मक आसन। अब इसके अंदर क्या होता है कि ऐसा आसन जिसे शांत वातावरण में स्थिर होकर किया जाता है, जिससे व्यक्ति की ध्यान करने की शक्ति बढ़ती है, यानी उसकी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, ठीक है, यानी वो सजग कंसंट्रेट कर पाता है किसी भी चीज़ को लेकर, यानी ठीक है। क्या बताया, ध्यानात्मक आसन क्या होता है कि ऐसा आसन जिसमें जो व्यक्ति है वो शांत वातावरण में लंबे समय तक स्थिर होकर बैठ जाता है, यानी जो आसन है वो स्थिर होकर किया जाता है लंबे समय तक शांत वातावरण में, ठीक है, जिससे जो व्यक्ति है उसके ध्यान करने की शक्ति बढ़ती है, उसको क्या कहते हैं, ध्यानात्मक आसन हम इसको कहते हैं। उदाहरण ले लीजिए, इसके अंतर्गत आप ले सकते हो पद्मासन को, वज्रासन को, ठीक है। अगला है आपका सुधारात्मक आसन। क्या बताया मैंने, अगला है आपका सुधारात्मक आसन। तो ये जो आसन है ये शारीरिक विकास के लिए लाभदायक है, ठीक है, यानी इससे क्या होता है, जो कोई शरीर है उसमें सुधार होता है। ये जो सुधारात्मक आसन होते हैं, इन आसनों द्वारा के शरीर में क्या विकास होता है, शरीर के विकास के लिए लाभदायक होते हैं ऐसे आसन। इसके उदाहरण आप ले सकते हो हलासन और शीर्षासन, ठीक है। अगला जो आपका बचता है लास्ट वाला, विश्रामात्मक आसन। अब इन आसनों से क्या होता है कि इन आसनों को करने से शारीरिक मानसिक थकावट दूर होती है और पूर्ण विश्राम मिलता है, यानी कि इस आसन को करने से आपको क्या रिलैक्स फील होता है। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो विश्रामात्मक आसन होते हैं इसको करने से जो आपका शरीर है वो थकावटहीन महसूस करता है, ठीक है। अब इसका उदाहरण आप ले सकते हो मकरासन और संस्कासन, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक तीन आसन के तीनों प्रकार को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि नौकासन के 2 लाभ लिखिए। आपको बताना है जो नौकासन होता है उसके 2 लाभ लिखने हैं। वैसे तो बहुत सारे लाभ होते हैं, आपको 2 कोई लाभ लिखने हैं, ठीक है। आप इसके 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, पर आपको 2 बताना है। तो 2 लाभ कौन कौन से लिख सकते हो। तो पहला लाभ आप लिख सकते हो कि जिन लोगों को नींद अधिक आती है उन लोगों के लिए सहायक है, यानी कि जिन लोगों को अधिक नींद आती है, ठीक है, यानी वो उनको उठने में परेशानी होती है, तो उन लोगों को नौकासन करना चाहिए, जिससे क्या हो, जो नींद उनको उसके मुकाबले कम आएगी, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक नौकासन का पहला लाभ मैंने आपको बता दिया क्या था। और कंधे व कमर की चर्बी को घटाने में सहायक है, यानी आप नौकासन करते हो तो आपको जो कंधे और कमर की जो चर्बी होती है उसको घटाने में सहायक होता है कौन, नौकासन, ठीक है। अब अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि योग के अंगों का वर्णन कीजिए। तो देखते हैं इसका आंसर और समझते हैं। तो योग के जो अंग होते हैं वो 8 होते हैं, टोटल योग के 8 अंग होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से इसके अंग होते हैं। तो पहला होता है यम, ठीक है। अब इसके अंदर ही 5 सिद्धांत होते हैं जो एक ऐसे आचार संहिता की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं जिसका दुनिया में रहते हुए किसी व्यक्ति द्वारा पालन किया जाना चाहिए, ठीक है। यानी यम के अंदर जो 5 सिद्धांत आते हैं वो हर व्यक्ति को उसका पालन करना चाहिए, ठीक है। अब ये 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला है अहिंसा, ठीक है, और दूसरा सत्य, तीसरा है अस्त्य, और चौथा है ब्रह्मचर्य, और पांचवा है अपरिग्रह, ठीक है। ये 5 सिद्धांत मैंने आपको बताया यम के अंतर्गत ये आते हैं जो कि हर व्यक्ति को मानने चाहिए, ठीक है, इनका पालन करना चाहिए इन 5 सिद्धांतों का। ये किसके अंतर्गत आते हैं, यम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला है आपका नियम। पहले हमने देखा यम, अब इसका जो दूसरा अंग है वो है नियम। अब नियम के अंतर्गत क्या होता है, नियम आत्मा को सुधारने के लिए नियमावली है, ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत ऐसे सिद्धांत लाते हैं जिससे क्या हम खुद को सुधारते हैं, ठीक है। खुद को सुधारने के लिए इसमें ऐसे सिद्धांत आते हैं किसके अंतर्गत, नियम के अंतर्गत, ठीक है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत आते हैं। पहला है सोच, ठीक है, दूसरा है संतोष, तीसरा है तप, और चौथा है स्वाध्याय, ठीक है, यानी आपको खुद अध्ययन करना है, और पांचवा है ईश्वर प्राणिधान, ठीक है। इसके अंतर्गत ये 5 सिद्धांत आते हैं। किसके अंतर्गत, ये नियम के अंतर्गत ये आते हैं। अगला अंग है इसका आसन, ठीक है। इससे पहले हम यम और नियम को देख चुके हैं। अगला जो इसका अंग आता है वो है आसन। अब आसन क्या है, आसन योग की विभिन्न मुद्राएं होती हैं। अब आसन में कितने प्रकार के होते हैं, वज्रासन, पद्मासन, नौकासन, ये सब क्या होते हैं, शरीर की विभिन्न मुद्राएं होती हैं, ठीक है, जो योग के अंग होते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब अगला जो इसका अंग है वो है प्राणायाम। प्राणायाम को भी डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। अब प्राणायाम के अंतर्गत क्या होता है, जो प्राणायाम होता है विभिन्न श्वसन तकनीकों का अभ्यास होता है। हमने देखा कि जो प्राणायाम उसको करने की 3 विधि यानी 3 प्रकार उसके चरण होते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है, रेचक, कुंभक यानी पूरक, ठीक है, 3 इसकी विधि होती है। इसे हम क्या करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, उसको रोकते हैं, उसको सांस को छोड़ते हैं, ठीक है, यानी 3 इसके चरण होते हैं। क्लियर यहाँ तक।
इसके अंदर आप ये लिख सकते हो प्राणायाम के अंदर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब अगला जो आपका आता है वह है प्रत्याहार। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि मन और ज्ञान इंद्रियों को विषय से हटाकर परमात्मा से जोड़ना है। यानी आपको अलग अलग जो आपके विषय हैं, अलग अलग को जो ध्यान रहता है उसकी तरफ सबको ध्यान हटाकर परमात्मा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित आपको करना है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। यानी मन और ज्ञान इंद्रियों को विषयों से हटाकर परमात्मा से जोड़ना है। क्लियर यहाँ तक। अब अगला है आपका धारणा। अब धारणा के अंदर क्या होता है कि मन की एक एकाग्रता की शक्ति होती है। अब धारणा के अंतर्गत क्या होता है कि मन की एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन करना होता है मन के लिए। ठीक है, यानी आपको एक तरफ ध्यान आकर्षित करना होता है इसके अंतर्गत। अब अगला आपका जो 7वां अंग है वो है ध्यान। अब ध्यान क्या है? ध्यान मन की पूर्ण एकाग्रता की एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक एकाग्र रह सकता है, यानी कंसिस्ट रह सकता है। ठीक है, और ध्यान लगा सकता है। क्लियर यहाँ तक समझ गए ध्यान का मतलब। अब अगला क्या अवस्था आपका लास्ट अंग समाधि। अब समाधि क्या होता है? समाधि एक ऐसी अवस्था है, क्या बोला मैंने कि समाधि एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देता है और ये व्यक्ति की आत्मा का परमात्मा से मिलाप है। ठीक है, यानी वो ईश्वर से उसका क्या मिलान हो जाता है, एक तरह से आप ये मान सकते हो। ठीक है, यानी वो ईश्वर में ही खो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं, जिसमें जो व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देता है। क्लियर यहाँ तक समझ गए। अब अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखो। यानी केवल आपको उसके नाम लिखने के, जो प्राणायाम वो कितने प्रकार के होते हैं। जो प्राणायाम वो आपके 8 प्रकार के होते हैं। अब इनके नाम क्या क्या है? पहला आप लिख सकते, पहला जब का नाम है वह सूर्य वेदी, दूसरा है उज्जयी, तीसरा शीतकारी, चौथा शीतली, पांचवा भस्त्रिका, छठा भ्रामरी और सातवां आपका प्लावनी और आठवां आपका मूर्छा प्राणायाम। ठीक है, ये 8 जो होते हैं प्राणायाम के प्रकार होते हैं। क्या क्या होते हैं? सूर्य भेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, प्लावरी और मूर्छा प्राणायाम, ये इसके प्रकार होते हैं। अब आगे हम बात करें जो अगला क्वेश्चन है आपका कि यौगिक क्रिया क्या है तथा इसके प्रकार लिखिए। यानी आपको बताना है कि यौगिक क्रिया क्या होती है, जिसको हम शुद्धि क्रिया भी हम कहते हैं, तो वो क्या होती है और उसके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, आपको बताना है। तो यौगिक क्रिया क्या होती है? यौगिक क्रिया शरीर की आंतरिक व बाहरी शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है जिन्हें हम षटकर्म क्रियाएं भी कहते हैं। यानी ये 6 प्रकार इसके होते हैं। किसके? यौगिक क्रिया। अब यौगिक क्रिया मैंने आपको क्या बताया कि यौगिक क्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि आंतरिक व बाहरी शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है। यानी शरीर का बाहर से और अंदर से जो शुद्धिकरण किया जाता है वो उसको हम क्या कहते हैं? यौगिक क्रिया में उसको हम कहते हैं। ठीक है, और यौगिक क्रिया को हम शुद्धि क्रिया भी हम कहते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और इसको हम षटकर्म क्रिया के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसके जो प्रकार होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको षटकर्म क्रिया के नाम से भी, षटकर्म क्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसके प्रकार देख लेते हैं। अब पहला जो इसके अंदर आता है वो है नेति क्रिया। ठीक है, अब अगला है धोती क्रिया। ये आपको बता रहा हूँ जो प्रकार जिससे क्या कोई शरीर की सफाई की जाती है। ठीक है, पहला है नेति क्रिया, दूसरा है धोती क्रिया, तीसरा है नोली क्रिया। अब इनके बारे में आपको कुछ डिटेल से जानना तो आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब चौथा है कि आपकी बस्ती क्रिया, अब पांचवा आपका कपाल भाती क्रिया, छठा है त्राटक क्रिया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। इसके 6 प्रकार ये होते हैं जिससे कि आपके शरीर की सफाई की जाती है आंतरिक और बाहरी तौर पर। अब अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि सुखासन के 2 लाभ तथा सावधानियां लिखिए। यानी सुखासन अगर आप करते हो तो उसके लाभ क्या हैं और उसकी सावधानियां क्या है। हमें ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें सुखासन को नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको ये बताना है। तो पहले इसके लाभ देखते हैं। तो मानसिक सुख व शांति का अनुभव होता है। यानी अगर आप सुखासन करते हो तो आपको मानसिक सुख मिलता है और शांति का अनुभव होता है। किससे? सुखासन करने से। अब अगला आप इसका लाभ लिख सकते हो कि रीढ़ की हड्डी में होने वाले रोगों से निजात मिलना है। यानी आपको अगर रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई रोग है, अगर आप सुखासन को करते हो तो उससे क्या आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा, निजात मिल जाएगा। किससे? रीढ़ की हड्डी के रोग से, अभी सुखासन करने से। ये तो था इसके लाभ। अब इसकी सावधानियां देख रहे थे कि किन परिस्थितियों में हमें सुखासन नहीं करना चाहिए। तो पहली सावधानी क्या? घुटनों के दर्द में ना करें। अगर आपको घुटने का दर्द है तो आपको क्या सुखासन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब अगला है आपका कि रीढ़ की चोट में ध्यानपूर्वक आसन को करना चाहिए। यानी अगर आपको रीढ़ की चोट है, आपकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी हुई है, आपको अगर दर्द वगैरह है तो उसमें आपको ये जो आसन है आपको ध्यानपूर्वक करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको क्या है समस्या भी हो सकती है। क्लियर यहाँ तक। इसके हमने सावधानियाँ देख ली।
हमने इसके लाभ भी देख लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कि नेत्र यौगिक क्रिया और धौत यौगिक क्रिया को समझाइए। अभी हमने देखा कि यौगिक क्रिया क्या होती है उसके प्रकार देखे, ठीक है। तो उसके अंदर अगर हमने नेत्र यौगिक क्रिया को देखा और धौत यौगिक क्रिया को देखा। अब इसको क्या आपको समझाना है कि क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो नेत्र यौगिक क्रिया में क्या होता है, ये नासिका के मार्ग को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। यानी इसके द्वारा आपको जो नाक है यानी आपकी जो नासिका है उसको शुद्ध किया जाता है, ठीक है, नासिका इस नेत्रिक क्रिया द्वारा, ठीक है। अब अगला जो आपका है क्या है, धौतिक क्रिया। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, ये आहार नली की सफाई करने की एक प्रक्रिया है। यानी धौतिक क्रिया के अंतर्गत हम आहार नली की सफाई करते हैं, ठीक है। अब किस चीज़ से इसकी सफाई की जाती है वो आप गूगल पे सर्च करके कमेंट में करोगे, ठीक है। कमेंट में बताओगे कि नेत्रिक क्रिया में यानी अब हम जो नासिका के मार्ग को शुद्ध करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और धौतिक क्रिया को, अगर हम धौतिक क्रिया अपनाते हैं तो उसके अंतर्गत कौन सी चीज़ को हम अपनाते हैं जिससे कि आहार नली की सफाई की जा सके, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। तो ये वीडियो हमारे यहाँ पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे आपको यूज़फुल वीडियो मिलती है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।